मॉडर्न मैन एकेडमी में आपका स्वागत है। यह चैनल दुनिया भर के युवा पुरुषों को उनके बेहतरीन रूप में बनने में मदद करने के लिए समर्पित है। इस वीडियो में मैं आपसे काम की दुनिया के बारे में बात करूंगा। यह एक व्यापक विषय है और जिन मुद्दों पर मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं उन्हें समझना आपके लिए वास्तव में जरूरी है। अगर आप पहले से जानते हैं कि मैं क्या साझा करने वाला हूं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे अनुभव में अधिकांश युवा पुरुषों को कभी भी किसी ने वास्तव में इसे समझाया नहीं है। यदि आपको कभी नहीं बताया गया कि मैं आपके साथ क्या साझा करने जा रहा हूं तो हो सकता है कि आप बिना यह जाने कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, नौकरी से निकाल दिए जाए। मैं उन चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो हर नियोक्ता अपने काम करने वालों से मांगता है। मेरे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है और कृपया इसे पूरा देखें। आवश्यकता हो तो इसे टुकड़ों में करें। जो आप सुनते हैं उसके बारे में सोचें और अपनी खुद की निष्कर्ष निकालें और मुझे आशा है कि यह मदद करेगा। यदि आपको इस वीडियो में मेरी बात पसंद आती है, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे इसे बढ़ाने में मदद मिलती है। और यदि भविष्य में ऐसे विषय हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में लिखें। मैं उन्हें सभी पढ़ता हूं। सबसे अच्छी टिप्पणियों को नए वीडियो में बदला जा सकता है और कृपया इन वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। किसे यह दिलचस्प लग सकता है, यदि आप इस सामग्री को विशेष रूप से सहायक पाते हैं तो आप मुझे हमेशा एक कॉफी खरीद सकते हैं। नीचे विवरण में एक लिंक है। प्रारंभिक वर्ष 2024 में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री और फिल्म निर्माता जोडी फोस्टर ने जनरेशन जेड के बारे में यह कहा था, वे वास्तव में कष्टप्रद हैं, विशेषकर कार्यस्थल में। वो जैसे कहते हैं, नहीं आज मेरा मन नहीं है, मैं 10:30 बजे आऊंगा, या ईमेल में मैं उन्हें बताता हूं कि यह सब व्याकरणिक रूप से गलत है, क्या आपने अपनी वर्तनी की जांच नहीं की। और वो ऐसे क्यों मैं ऐसा करूं, क्या यह सीमित नहीं कर रहा है जो हालांकि वह फिल्म उद्योग में बहुत प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति हैं, जो युवा अभिनेता और फिल्म निर्माताओं के करियर में मदद करने के लिए अपने तरीके से बाहर जाती हैं, उन्हें ऐसा कहने पर बहुत आलोचना मिली। आप क्या सोचते हैं? अब हॉलीवुड पर ही रहें, सभी के अनुसार एक वाकई अच्छे व्यक्ति हैं और उनकी कई फिल्मों में से एक फिल्म का नाम है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। यह फिल्म 1800 के दशक के छोटे शहर अमेरिका में आधारित है। उनकी सह कलाकार एक युवा जर्मन अभिनेत्री थी जिनका नाम है हेलेना जेंगल। उन्होंने कुछ शानदार काम किया था। एक साक्षात्कार में फिल्म का प्रचार करते हुए उसने कहा कि टॉम हैंक्स ने उसे करियर के लिए 3 सहायक सलाहें दी। एक, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही आपका टॉम के साथ संबंध काफी लचीला हो, सिर्फ इसलिए कि आप सोच सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही हैं। यदि आपका काम सुबह 9 बजे शुरू होना है, काम शुरू करने के लिए 9 बजे से 5 मिनट पहले तैयार रहें, कभी 9:05 बाद या उससे भी बाद में नहीं। यह सरल बात आपके बॉस द्वारा देखी जाएगी और अच्छे तरीके से। दूसरा, उनकी दूसरी सलाह थी कि अपनी लाइनों को जानें। जाहिर तौर पर यह अभिनय से संबंधित है, लेकिन इसे सभी नौकरियों में लागू किया जा सकता है। जानें कि आप वहां क्यों हैं और जो करने की आपको आवश्यकता है या जो आपसे अपेक्षित है उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। उनकी तीसरी सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बस अच्छे बने, एक सहमतिपूर्ण व्यक्ति बने जिसके साथ काम करना अच्छा हो। हमेशा जब आप तनावग्रस्त या थके हुए होते हैं तो सहकर्मियों पर चिल्लाना कठिन हो सकता है। कभी मत करो। मैंने बीबीसी टीवी पर समाचार प्रस्तुत किए और अपने टीवी करियर की शुरुआत में मेरे एक बॉस ने मुझे बताया कि चालक दल के सभी तकनीशियन मुझे जितना संभव हो सके अच्छा दिखाने और सुनाने के लिए वहां मौजूद थे, इसलिए कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार न करें। मैं इस नियम के अनुसार दशकों तक जीवन जीने पर गर्व महसूस करता हूं। लेकिन अपने अन्य वीडियो में से एक में मैंने अपने करियर की एक विशेष घटना साझा की है जहां मैंने एक सहकर्मी पर शब्दों के माध्यम से नाराजगी जताई थी और यह मेरे लिए परेशानी का कारण बन गया एक बड़े तरीके से। कुछ साल बाद यदि आप टॉम हैंक्स की उन तीनों सलाहों का पालन करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने सहयोगियों के बीच एक शानदार प्रतिष्ठा विकसित करना शुरू कर देंगे। वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे एक चौथी सलाह जोड़ने दें। चाहे आपका काम जो भी हो, सहकर्मी और ग्राहक को अगली बार क्या आवश्यकता हो सकती है इसके प्रति अधिक जागरूक बने। हमेशा उनके जरूरतों का अनुमान लगाने की कोशिश करें। सोचें कि आप कैसे पहल कर सकते हैं ताकि आप अपने सहयोगियों और अपने नियोक्ता के लिए मूल्य जोड़ सकें। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, युवा और बुजुर्ग, जो बस पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, वे जो कर रहे हैं उसमें पर्याप्त रुचि नहीं रखते। उन लोगों में से एक मत बनो। यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आपका ग्राहक या नियोक्ता क्या हासिल करना
चाहता है। सही या गलत, जेन जेड को अक्सर कुछ व्यवहारिक गुणों और मानसिकताओं को साझा करने के लिए आलोचना की जाती है जो उनके नियोक्ताओं और ग्राहकों की चाहतों या मांगों के विपरीत हो सकते हैं। यदि आप लगातार निम्नलिखित तरीकों में से कई में व्यवहार करते हैं तो आपको वास्तव में निकाले जाने का खतरा हो सकता है। आइए मैं उन्हें सारांशित करता हूं और अपने कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं। आपको कम से कम इनके बारे में जानना चाहिए, भले ही आप अंततः असहमत होना चाहें। या मैं व्यावहारिक विचार साझा करने से पहले कुछ कहना चाहता हूं जो कार्यस्थल में आपको सफल होने में मदद करेगा। एक पुराने नियोक्ता शिकायत करते हैं कि जेन जेड आमने सामने संवाद और सामाजिक कौशल में कमजोर होते हैं। डिजिटल मैसेजिंग और संचार आसान विकल्प जैसा महसूस हो सकता है। कई मामलों में गुस्सा, ये गलतफहमियों या यहां तक कि पेशेवरता की कमी का कारण बन सकता है। उच्च गुणवत्ता का आमने सामने संवाद आपको मजबूत पारस्परिक कौशल विकसित करने में मदद करता है जो बदले में विश्वास और एक अधिक सहयोगी कार्य वातावरण बनाता है। दूसरा, लचीलेपन और काम जीवन संतुलन के लिए उच्च अपेक्षाएं। आपको यह समझना चाहिए कि कोई नौकरी या फ्रीलांस असाइनमेंट हमेशा अंत ग्राहक के लाभ के लिए होता है। यह आपके सुविधा या आपकी जिज्ञासा या आनंद को संतुष्ट करने के लिए नहीं होता है। यदि आपका काम ऐसा करता है तो यह शानदार है, लेकिन यह केवल एक बोनस है। आप वहां मूल्य जोड़ने के लिए हैं ताकि आपका नियोक्ता मुनाफा कमा सके। पारंपरिक कार्यस्थल की प्रथाएं और संरचनाएं जैसे कि ग्राहक की समय सीमाएं हमेशा आराम और कल्याण के विराम को समायोजित नहीं कर सकती। काम को कभी कभी पहले आना पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में खुश नहीं हैं तो इस्तीफा देकर छोड़ दें। सिर्फ उदासीन मत हो जाएं या औपचारिकता निभाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, प्रमोशन की उम्मीद मत रखो। मैं कुछ युवा लोगों को जानता हूं जो उन कंपनियों में काम करते हैं जो अपने कर्मचारियों से बहुत काम कराते हैं। ऐसा होता है, लेकिन इस भ्रम में मत पड़ो कि दूसरी जगह परिस्थितियां बेहतर होंगी और सब कुछ आसान होगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। और नियोक्ता की लचीलापन पर जोर न दें, लेकिन उनके लिए लचीला और अनुकूल बनने से इनकार करें। यह दो तरफा सड़क है। आपकी जगह लेने के लिए और भी कई लोग खुशी खुशी तैयार होंगे। 3, निर्देश लेने में अनिच्छा। कुछ नियोक्ता कहते हैं कि जनरेशन जेड के कर्मचारी पर्यवेक्षण और प्रतिक्रिया को अच्छी तरह से नहीं अपनाते। प्रतिक्रिया का उपयोग किसी के प्रदर्शन को सुधारने के लिए और अंततः नियोक्ता के लिए उनकी मूल्य वृद्धि के लिए किया जाता है। हां, यह अद्भुत होगा कि एक सहयोगी माहौल में काम किया जाए जहां सभी लोग एक परियोजना के सामान्य लाभ के लिए बिना किसी पर्यवेक्षण के मिलकर काम कर रहे हों। लेकिन कई स्थापित और सफल व्यवसायों के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित श्रेणियां और आदेश की श्रृंखलाएं होती हैं। ये आपको प्रतिबंधात्मक लग सकते हैं और ये शायद पुराना भी हो सकता है, पर स्थिति वैसी ही है। संगठन जितना बड़ा होता है, तंत्र और प्रक्रियाएं उतनी ही जटिल हो सकती हैं। यदि आपको निर्देश लेने में अनिच्छुक या आपके तरीके से चीजें न करने के कारण प्राधिकरण को चुनौती देने वाला माना जाता है, तो यह आपके करियर के लिए वास्तव में बुरा होता है। यदि आपको इसमें कठिनाई हो रही है तो मैं आपको इसे देखने का एक और तरीका बताता हूं। वर्षों में मेरे पास पीसी, मैक, एंड्रॉयड और आईफोन रहे हैं। काफी लंबे समय तक एप्पल मुझे पागल कर देता था क्योंकि वे मुझे चीजें करने के लिए मजबूर करते थे। एक दिन मैं एक लंबे समय से मैक उपयोगकर्ता से बात कर रहा था और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बस इतना कहा, लड़ना बंद करो, बस स्वीकार कर लें कि वे चीजें ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही थे। एक पल में ही मैंने अपनी मानसिकता बदल दी। मैं कभी भी एप्पल की अजीबोगरीब बातों की शिकायत नहीं करता, वो खैर कम से कम जोर से नहीं। यदि आप अपने संगठन में निगरानी और प्रक्रियाओं के स्तर से वर्तमान में निराश हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। 4, नौकरी बदलना और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की कमी। जेन जेड नौकरी बदलने की प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। अक्सर यह जल्दी से अधिक संतोषजनक या बेहतर वेतन देने वाली भूमिकाएं खोजने की इच्छा से प्रेरित होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि यदि यह वास्तव में आपके काम के अनुभव को व्यापक बनाता है तो नौकरी बदलने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियोक्ता कभी कभी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपकी वफादारी अर्जित करनी होती है। ऐसे मामलों में जहां आपकी प्रतिबद्धता अधिक नहीं है, कुछ नियोक्ता आपको जाने देने का निर्णय ले सकते हैं बजाय इसके कि वे आपके दीर्घकालिक विकास में निवेश करें। 5, प्रवेश स्तर के कार्यों के साथ असुविधा। अब मुझे यह एक बात बताई गई है, एक
बहुत से प्रबंधक और व्यवसाय के मालिक युवा लोगों को नियुक्त करते हैं। कुछ जनरेशन जेड के सदस्यों की उच्च आकांक्षाएं होती हैं और वे सामान्य या शुरुआती स्तर के कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। वे फैसला करते हैं कि यह या तो अपमानजनक है या उनके करियर की प्रगति को धीमा कर देगा, लेकिन शायद ही वे यह सोचते हैं कि अगर वे ये काम नहीं करेंगे और कौन करेगा, उनके बॉस शायद। ये एक परंपरागत प्रक्रिया का हिस्सा है, हर किसी को यह करना पड़ा है। अगर आप कभी फ्रीलांसर बनने का या स्टार्टअप उद्यमी बनने का फैसला करते हैं तो आपको अपने लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि शुरुआत में शायद आप किसी और को भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। 6 मैं मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट। अब मेरा इससे क्या मतलब है? अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। एक समूह के रूप में, विशेष रूप से जेन जेड अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अन्य पीढ़ियों से अधिक मुखर हैं, लेकिन नियोक्ताओं द्वारा मुझे बताया गया है कि वे अक्सर काम रोकने के कारण या बहाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जबकि उनके आसपास के लोग अधिक सहनशील बनना और समय सीमा पूरी करने के लिए कार्य पूरा होने तक काम करना सीख चुके हैं। हालांकि कुछ युवा कर्मचारी तनाव या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जो उनकी उत्पादकता या विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं, खासकर क्योंकि उन्होंने सहनशीलता और दृढ़ता के कौशल नहीं सीखे हैं। कुछ कंपनियां बस उन लोगों को समायोजित नहीं कर सकती या नहीं करेंगी जिनके पास उनके लिए पर्याप्त सहन शक्ति नहीं है। बिना पर्याप्त समर्थन प्रणालियों के वे आपकी जरूरतों को पूरा करने के बजाय आपको जाने देने का निर्णय ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि यह इससे कहीं अधिक जटिल है। मेरे पास आपके तनाव को प्रबंधित करने के बारे में एक वीडियो है, कृपया उसे देखें। 7 काम की नैतिकता और प्रोफेशनलिज्म की धारणा में अंतर। प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा पीढ़ियों के बीच भिन्न हो सकती है। आप शायद प्रामाणिकता, व्यक्तित्व और अनौपचारिकता को प्राथमिकता देते हो। कुछ कॉरपोरेट वातावरण में जिसे गैर पेशेवर के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, क्या ऐसे निर्धारित समय होते हैं जब सभी लोग कॉफी या लंच के लिए रुकते हैं? आपको इन अंतरों के बारे में जागरूक होना चाहिए। अगर यह कुछ ऐसा है जिस पर आप समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप गलत कंपनी में हो। इसलिए यह शायद बेहतर होगा कि ऐसी चीजों के बारे में पहले पता कर लें जब आप शामिल हों। 8 कॉर्पोरेट संस्कृति के साथ असंगति। यह एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपका नियोक्ता आपकी व्यक्तिगत दृष्टि, उद्देश्य और मूल्यों को साझा करता है? उदाहरण के लिए, क्या उनके पास जातीयता और लिंग विविधता, पर्यावरणीय मुद्दे या सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति आपका साझा दृष्टिकोण है? डी कॉर्पोरेशन नामक एक प्रतिष्ठित किताब 2002 में आई थी, जिसने कई वैश्विक कॉर्पोरेशनों को उन्हीं व्यक्तित्व लक्षणों के साथ परिभाषित किया जैसे कि एक मनोरोगी के। ये एक प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत करती है। आप कैसा महसूस करेंगे ऐसी संस्था के लिए काम करना अगर इसका मतलब अपनी आत्मा को शैतान को बेचना है? 9 प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। आप तकनीकी रूप से प्रवीण हो सकते हैं, लेकिन क्या आप व्यक्तिगत कार्य या हाथों के काम में संघर्ष करते हैं? विशेष रूप से अगर आप दूरस्थ या डिजिटल वातावरण के अभ्यस्त हैं या वास्तविक लोगों के साथ बातचीत करने के बजाय तकनीक का उपयोग करने की जिद कभी-कभी नौकरियों में बाधा हो सकती है, जो सीधे संपर्क या व्यावहारिक कौशल की आवश्यकता होती है। 10 तात्कालिक परिणामों पर जोर देना। इसे महत्वाकांक्षा कहें, उत्साह या आपकी अधीरता हो सकती है। क्या आप त्वरित परिणाम और करियर में तेजी से प्रगति की उम्मीद करते हैं? यह आपके लिए उन संगठनों में समस्या हो सकती है जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपको धैर्य विकसित करने की आवश्यकता है। इस वीडियो की तैयारी के रूप में मैंने वीडियो और कॉन्फ्रेंस उद्योग में अपने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों से पूछा जो युवा लोगों को नियुक्त करते हैं। मैं कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करूंगा जो उन नियोक्ताओं ने मुझे बताया 1 मिनट में। उन उद्योगों में काम के लिए प्रतियोगिता तीव्र है और अधिकांश लोग स्वतंत्र पेशेवर होते हैं। मैं लगभग 47 वर्षों से पूर्णकालिक स्वतंत्र पेशेवर रहा हूं। मैं यहां कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं विशेष रूप से इस बारे में कि कैसे एक अधिक सफल फ्रीलांसर बने। लेकिन चाहे आप नियोजित हों या स्वतंत्र पेशेवर, आपको वाकई वह सुनने की जरूरत है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपको यह सब पसंद ना आए, लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और एक कर्मचारी के रूप में सफल करियर बनाना चाहते हैं तो, या एक स्वनियोजित फ्रीलांसर के रूप में, आपको यह समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं यह कहते हुए अति नाटकीय नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं, इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं वह वास्तव में आपके पूरे करियर के लिए आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आप एक उच्च दर्जे के पेशेवर के रूप में उभरेंगे। भविष्य के अवसर आपके पास आएंगे। पहले हर व्यवसाय लाभ कमाने के लिए होता है। लंबे समय तक लाभ नहीं होगा तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। यह इतनी सरल बात है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर अनुभवहीन कर्मचारी जाते हैं।
वे गलत समझते हैं कि उन्हें केवल कार्य करने या असाइनमेंट पूरा करने के लिए भुगतान किया जाता है। नहीं, चाहे आप जो भी सोचें कि आपको किस लिए भुगतान किया जा रहा है, वास्तव में आपको उस परिणाम को देने में मदद करने के लिए भुगतान किया जाता है जिसके लिए भुगतान किया जा रहा है। और यह व्यापार मालिक का काम है कि वह अपने ग्राहकों को यथासंभव कुशलतापूर्वक और कम से कम लागत में सबसे अच्छा परिणाम प्रदान करे, ताकि वे लाभ कमा सकें और व्यवसाय में बने रहें। सबसे बुनियादी स्तर पर आप एक कर्मचारी या एक फ्रीलांसर के रूप में एक टीम के हिस्से के रूप में हैं, जो आपके संगठन के ग्राहकों के लिए उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वे परिणाम क्या हैं। यदि आवश्यक हो तो पूछें, सिर्फ अंदाजा मत लगाओ। इसीलिए व्यवसाय मालिक या ग्राहक उन लोगों को नियुक्त करते हैं जिनके पास वो कौशल होते हैं जो उनके पास नहीं होते। कुछ कौशल मूल्यवान होते हैं और लोग उनके लिए अधिक पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि दूसरी कार्यों को कम वेतन वाले कर्मचारी कर सकते हैं। सफल होने के लिए आपको उच्च स्तर की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए लोग अच्छा पैसा देने को तैयार हों, और अधिमानतः ऐसी क्षमताएं जिन्हें प्रौद्योगिकी द्वारा आसानी से नहीं बदला जा सकता, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा। अच्छा है अगर आप जो करते हैं उससे प्यार करते हैं और आपको अच्छा भुगतान मिलता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी कमाई का पैसा उपयोग कर सकते हैं ताकि जो कुछ आप करना पसंद करते हैं उसे अधिक करें, चाहे वह एक शौक के रूप में हो या पैसे कमाने वाले साइड हसल के रूप में। यह अन्य वीडियो का विषय होगा। मेरे अधिकांश करियर में मैंने रेडियो और टेलीविजन और इवेंट्स उद्योग में काम किया है। हजारों की दर्शकों के लिए विशाल अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की है। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं वे ज्यादातर स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र काम करने वाले लोग हमेशा अपने अंतिम काम जितने ही अच्छे होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा काम में सरल और विश्वसनीय होने की पूर्णतः स्थापित है। आपके करियर की सफलता के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण। मेरे एक सहयोगी ने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बारे में बताया जो वह आयोजित कर रही थी, और कुछ डरावनी कहानियां साझा की जिनमें शामिल थी युवा लोगों के साथ काम करते समय उनका अनुभव, जिन्हें उन्होंने कहा कि बस नहीं समझे, मेरी उद्योग में समय असुविधाजनक हो सकता है और पागलपन वाली समय सीमा होती है जो पूरी करनी होती है। काम के लिए उच्च कौशल वाले विशेषज्ञों द्वारा जटिल टीम वर्क की आवश्यकता होती है। अधिकांश काम इवेंट शुरू होने से पहले पूरा करना होता है। फिर इवेंट के दौरान हर टीम सदस्य को बिना किसी बहाने के ग्राहक के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम देने पर पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। यह आयोजकों के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण है। उन्हें अपनी टीमों पर निर्भर करना पड़ता है। मेरी दोस्त ने एक युवा लड़के के बारे में बताया जिसे उसने फ्रीलांसर के रूप में नियुक्त किया था। वे एक 5 सितारा होटल में विदेश में ठहरे हुए थे। कार्यक्रम की सुबह वह फ्रीलांसर गायब था। आखिरकार वह आ गया। उसने माफी मांगी लेकिन उससे मदद नहीं मिली। उसने बताया कि रात में उसके हाथ में बहुत गहरा कट लग गया था। उससे पूछा गया कि यह कैसे हुआ। उसने फिर स्वीकार किया कि उसने अपने कमरे के फ्री मिनी बार में धावा बोल दिया था और इतना नशे में था कि गिर पड़ा और खुद को टूटे शीशे से काट लिया। अब वह अपनी बात कहते समय लगभग शेख ही बघार रहा था कि वह इतना हैंगओवर में था, इसीलिए वह लेट हुआ। उसने मुझे उस पल में बताया कि उसने कसम खाई थी कि वह उसे फिर कभी नौकरी पर नहीं रखेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या उसने सही निर्णय लिया? मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूं। मुझे बताने दो क्यों। उसने गैर पेशेवर व्यवहार किया। वह वहां काम करने गया था। किसी भी कारण से देर से आना बिल्कुल अस्वीकार्य है और यह बाकी टीम की काम करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरे लोग उस पर निर्भर थे। उसने उन्हें निराश किया। ऐसा करके उसने सबसे खराब समय पर अपने क्लाइंट मेरे दोस्त का तनाव बढ़ा दिया, ठीक उसी समय जब इवेंट शुरू होने वाला था, जब उसे कई अन्य चीजों की चिंता करनी थी। आपका काम है हमेशा अपने मैनेजर या बॉस के तनाव को कम करने के लिए काम करें, कभी भी उसे बढ़ाएं नहीं। आपका क्लाइंट या बॉस आप पर हमेशा भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए कि आप वहां वह कर रहे हैं जिसके लिए आपको भुगतान किया जाता है, हमेशा। और इसके अलावा अब उसे स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए एक दुर्घटना रिपोर्ट बनानी होगी। इसके अलावा वह यह समझने में मूर्ख था कि मुफ्त चीजों के लिए हमेशा किसी को भुगतान करना पड़ता है। इस मामले में मिनी बार संदेश
हर अनुभवी कर्मचारी जो होटलों में रहना पड़ता है जानता है कि आप कभी भी मिनी बार का उपयोग नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि ग्राहक भुगतान करेगा। आप उस विलासिता के लिए अपने पैसे से भुगतान करते हैं। एक और उदाहरण एक अन्य सहकर्मी से, जो अगर मैं ईमानदार रहूं तो मुझे चौंका दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह हुआ। वह एक छोटी वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी चलाता है। उसने एक युवा फ्रीलांसर को एक काम के लिए नियुक्त किया था जो उसके अनुभव के अनुसार लगभग 4 से 6 घंटे लगने चाहिए थे, और इसी के लिए उसने बजट बनाया था। जब उसने उसके लिए 90 घंटे का बिल देखा तो वह स्तब्ध और गुस्से में था। यह है 90 घंटे। उसने तुरंत उसे कॉल किया और उसके द्वारा सामान्य तरीके से बताया गया कि उसे सॉफ्टवेयर सीखने के लिए एक कोर्स करना पड़ा और फिर उसे असाइनमेंट पूरा करने से पहले इससे परिचित होना पड़ा, और इसमें कुल मिलाकर 90 घंटे लगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हालांकि वह उसके साथ बहुत स्पष्ट थे और कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम ये काम कर सकती हो, मैं तुम्हें इसे सीखने के लिए भुगतान नहीं कर रहा हूं। उसने उसकी सोच को मानने से इनकार कर दिया। उसे भुगतान नहीं मिला और वह उसे फिर कभी किसी भी काम के लिए नहीं रखेंगे। मुझे यह सुनहरा नियम साझा करने दीजिए, कभी भी क्लाइंट को खर्चों के साथ आश्चर्यचकित या चौंकाए नहीं। वे इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे या इसके लिए बजट नहीं बनाया था, क्योंकि अंततः उन्हें इसे अपने ग्राहक पर या तो डालना होगा या खुद वहन करना होगा। यह पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता। आपको भरोसेमंद होना चाहिए। आपका काम आपके बॉस की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्हें आप पर भरोसा कर सकना चाहिए। अगर आप भरोसेमंद नहीं हैं तो आप उनकी जिंदगी को आसान नहीं बना सकते। अपनी इस आदत को बनाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ इसका अभ्यास करें। आपके बॉस को यह महसूस होना चाहिए कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। कई स्थितियों में आप एक बड़े परियोजना का हिस्सा हो सकते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के सही काम करने, सही रूप से करने और समय पर करने पर निर्भर करता है। कोई अविश्वसनीय व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकता है जो एक नियोक्ता के लिए परेशान करने वाली या बहुत महंगी हो सकती हैं। लेकिन काम की दुनिया में नए व्यक्ति के रूप में आप इस दृष्टिकोण से सीखकर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और वह भी बहुत आसानी से। जब मैंने एलियट से बात की तब वह 20 साल का था और उसने मुझे यह सच्ची कहानी बताई। उसने कहा, जब मैं 16 साल का था मेरे पिता मुझे बार बार कहते थे कि मुझे शनिवार को कोई नौकरी करनी चाहिए। मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो मुझे पसंद करता था। वह स्थानीय कंप्यूटर की दुकान का मैनेजर था और अंततः मेरे पिता ने उसे मुझे मेरी पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए मना लिया। मैं बेकार था, उसने कहा। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने खुद को वह नहीं दिया होता नौकरी, लेकिन फिर भी मुझे मिल गई। मैंने ग्राहकों की समस्याओं में मदद की, उनके लिए चीजें काम की और कभी कभी चीजों को ठीक किया। इसने मुझे लोगों से बात करने के लिए मजबूर किया। मुझे वास्तव में अजीब लगा। हर शनिवार को जल्दी उठना कष्टदायी था, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसकी आदत डाल ली। इतना ही नहीं, करीब 6 महीने बाद मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मुझे वेतन बढ़ाने की पेशकश की। मैंने तो पूछा भी नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें प्रभावित किया है जिस तरह से मैं ग्राहकों के साथ व्यवहार करता हूं। वह इस बात की कद्र करते थे कि मैं हमेशा समय पर काम के लिए आता था, और वह वास्तव में इसकी सराहना करते थे। अगर कोई समस्या होती जिसे मुझे लगता कि मैं संभाल नहीं सकता तो मैं उनसे मदद मांगता। उस नौकरी ने वास्तव में मेरी मदद की, और हाल ही में मुझे एक 3 सप्ताह की असाइनमेंट मिली जिसमें मुझे अपने ही उम्र के एक व्यक्ति के साथ काम करना पड़ा जिसने मुझे शैडो करना था। हालांकि मैंने उसे मुझसे पूछने के लिए कहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ से सिर को डेस्क पर टिकाए रखा। वह पूरी तरह से बेपरवाह था। वह बस इसे समझ नहीं सका। उसी पल में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी पहली नौकरी से कितना कुछ सीखा था। मैं उस समय यह मानना नहीं चाहता था, लेकिन काम करने के अनुशासन को सीखना था। सबसे बेहतरीन सलाह जो मुझे मेरे पिताजी से मिल सकती थी। मुझे उनके लिए बहुत आभारी होना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कार्यस्थल में आपसे अपेक्षित बातों के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी दी है। ये समझे, हमेशा ऐसा काम होता है जिसे पूरा करने की जरूरत होती है, और ऐसे लोग होते हैं जो सही व्यक्ति को वह काम करने के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार होते हैं। अगर आप वह सही व्यक्ति बनना चाहते हैं, कृपया यहां साझा किए गए विचारों को आत्मसात करें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है और मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।